नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज अपनी क्लास है वो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्षेत्रमिति की चल रही है। उसमें ठोस आकृति है वो बेलन। बेलन क्या चीज़ होती है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, और उनसे बनने वाले संबंधित प्रश्नों की चर्चा अपन अपनी इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इस जो आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति आपके बेलन की। आपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखी होगी जो बेलन के आकार की है, पर अपन उसको आकार का गौर ना करके केवल काम की वस्तु जो काम है उतना ही देखते हैं। ठीक है, जैसा हमेशा आप यूज में लेते हो पानी पीने की बोतल, वो बोतल आकार होता है वो बेलन के आकार का। पाइप है, पाइप का आकार भी हमेशा बेलन के आकार का। एक छोटा सा उदाहरण, ऐसा कोई आम आदमी नहीं है जो हमेशा काम में नहीं लेता है। जैसे एक सिक्का आता है, 5 रुपए का हो, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो। कभी सिक्के के आकार पे अपन ने गौर किया है? नहीं किया है ना। सिक्का भी हमेशा ध्यान रखना बेलन के आकार का है। वो कैसे होता है उसको आप ठीक है समझो आकृति को। मैं एक आकृति समझा रहा हूं आपको एक ठोस के माध्यम से। मेरे हाथ में एक डिब्बा है, दिखाई दे रहा है ना, ये है बेलन के आकार का। किसके आकार का विद्यार्थी? ये बेलन के आकार का डिब्बा है। ठीक, इसमें इसके कौन कौन से भाग होते हैं वो समझिए। अब ऐसा ही पाइप होता है, सिक्का होता है, उसको समझेंगे अपन। ठीक है, सिक्का कैसे होता है? यदि इस डिब्बे की हाइट में बिल्कुल नए के बराबर कर दूं और इसकी गोलाई है वो छोटी कर दूं तो एक सिक्के जैसा हो जाएगा। तो सिक्का भी हमेशा ध्यान रखना बेलन के आकार का होता है। कुछ एक ऐसी आकृतियां होती है जो अपने को कंफ्यूज कर देती है उसके आकार के बारे में। जैसे कई बार प्रश्न बन जाता है कुएं का, कुआ होता है ना, कुआ मारवाड़ी भाषा में क्या बेरो। तो उस कुएं को प्रश्न के रूप में आपको बनाकर दे दिया जाता है कि कुएं से संबंधित कोई प्रश्न बना दे, तो कुएं का आकार भी हमेशा ध्यान रखना बेलनाकार होता है। ठीक है, और पाइप होता है वो भी बेलनाकार। सिक्के का संबंधित प्रश्न बना दे तो भी सिक्के का आकार भी ध्यान रखना है बेलनाकार। ठीक है, कई बार क्या कर देता है, एक लोहे की शर्ट का प्रश्न बना दिया जाता है या तार का प्रश्न बना दिया जाता है, तो तार भी हमेशा ध्यान रखना बेलन के आकार का है। तो कुछ एक ऐसी वस्तुएं होती है जिनके आकार में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या आकार होगा क्या नहीं होगा। तो अब यहाँ अपन इस डिब्बे के माध्यम से बेलन के आकार और कौन कौन से भाग होते हैं और कहाँ कौन सा क्षेत्रफल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे हाथ में जो डिब्बा दिख रहा है वो बेलन के आकार का है। किसके आकार का भाई? बेलनाकार है। ये बना किससे है वो चीज देखिए अपन। ये जो भाग दिख रहा है आपको बेलन का, ये एकदम गोल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो ये वृत्त के आकार का है। किसके आकार का भी? वृत्त के आकार का। ये वाला भाग भी वृत्त के आकार का है और इधर ये वाला भाग भी वृत्त के आकार का है या नहीं है? ठीक, ये जो आकार है ये गोल वाला भाग, ये यदि इस डिब्बे को मैं ये जो ऊपरी ढक्कन है ये हटा दूं और नीचे ये पैंदा है ये भी हटा दूं यहां से, ठीक, और फिर इस डिब्बे को यहां से काट दूं, काट करके इस पूरे भाग को ऐसे फैला दूं मैं, समझ रहे बात को? तो यदि इसको ऐसे फैला दिया जाए तो ये एक आयत होगा। क्या होगा? आयत। कल्पना कीजिए, आप अपने दिमाग में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये डिब्बा, इसका मैंने ढक्कन हटा दिया। मान लीजिए ये ढक्कन था, ये ढक्कन अपन ने हटा दिया यहां से। वैसे ये पैंदा है ये भी हटा दे अपन यहां से, ठीक है, खोखला बेलन हो जाएगा। फिर अपन क्या करें, इस डिब्बे को यहां से अलग कर दें, एक भाग को अलग करके इसको समतल आकृति में बदल दें, तो ये क्या हो जाएगा? आयत बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आयत। तो यहां चीज ध्यान रखनी है, जो बेलनाकार भाग है ये किससे मिलकर बना है, इस चीज को समझ रहे हैं। तो बेलनाकार भाग किस किस से मिलकर बना? देखिए, एक तो था ये आयत, ये जो भाग है वो आयत है, और ये जो दो भाग है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये है दो वृत्त। समझ गए? बेलनाकार भाग किससे मिलकर बना? एक आयत से और दो वृत्तों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा, यदि आकृति आपके दिमाग में अच्छी तरह समझ में आ गई है तो फिर इसमें आपको कुछ भी पूछे, चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे आयतन पूछे, विकिरण नाम की कोई चीज यहां नहीं होती, ध्यान रखना। घन और घनाभ में विकिरण पढ़ा था अपन ने, तो बेलन में कोई विकिरण नहीं होता है। इसमें एक नई चीज आएगी खोखले बेलन के बारे में, तो वो भी चर्चा करेंगे, खोखला बेलन क्या और किस प्रकार का होता है। तो यहां अपन अब इसमें ध्यान दीजिए कौन कौन से भाग होते हैं इसके। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं? एक तो इसका बनता क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का प्रश्न दो प्रकार से बनता है।
एक इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कितने पृष्ठ इसमें, एक तो ऊपर वाला ये पृष्ठ, एक नीचे वाला ये पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ, ये होगा संपूर्ण पृष्ठ। तीनों को मिला दे तो होता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, कई बार क्या किया जाता है, केवल ये जो भाग है ना, ये गोल वाला भाग, केवल इसका भाग पूछ लिया जाता है क्षेत्रफल। इस भाग का नाम होता है वक्र पृष्ठ। इसको क्या कहा जाता है, वक्र पृष्ठ। ठीक, तो दो प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो प्रकार के प्रश्न क्षेत्रफल से संबंधित बन सकते हैं। ठीक है, फिर संपूर्ण पृष्ठ का बनेगा तो अपने को इन तीनों भागों को साथ में लेना है, और वक्र पृष्ठ का पूछा जाए तो ये केवल एक भाग, ये जो घेरा है वो किससे बना था, मैंने बताया आपको, आयत से बना हुआ है। ये घेरा दिख रहा है जो, ये आयत से बना हुआ है, और ये वृत्त से बना हुआ है, ये भी वृत्त से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब फिर दूसरा प्रश्न बनता है इसका आयतन से संबंधित। आयतन में मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि आयतन हमेशा कैसे याद करते हैं भाई, किसी भी ठोस का आयतन याद करना हो तो आधार का जो क्षेत्रफल है, कौन सा आधार का क्षेत्रफल है, उसको ऊंचाई से गुणा कर लो। बात समझ रहे हो कुछ? ठीक है, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर लेने, तो ये हो जाएगा उसका आयतन। तो इस आकृति को आप अच्छी तरह समझ गए हैं, तो मैं आपको यहां सूत्र बनाने बता रहा हूं कि सूत्र किस प्रकार बनेंगे और क्या बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया। समझिए विद्यार्थी, बेलन का वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो बेलन का भाग है, ये वाला आयत वाला भाग, ये होता है वक्र पृष्ठ। ठीक, किसका आकार का है, आयत के आकार का है। पर यहां जब बेलन बन गई है तो आयत नहीं हुआ, अब ये आयत का आकार नहीं दिख रहा है अपने को, आकार चेंज हो गया, केवल रूप बदल गया इसका। पहले था आयत, क्या था भाई, आयत था। ठीक है ना, तो इसको समझे, मैं आपको सूत्र बनना बता रहा हूं कैसे बनता है कि भाई वक्र पृष्ठ है वो किससे मिलकर बना है, आयत से बना है, और आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, होता है ना विद्यार्थी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, अब लंबाई इस बेलन में वो आयत की लंबाई कहां है और उसकी चौड़ाई कहां है वो समझिए। जब इस अपन चीर करके इसको अलग करके इस प्रकार खोल देते हैं तो वो आयत होता है, तो आयत की वो ऊपर वाली लंबाई और ये वो चौड़ाई। ठीक, फिर अपन ने उसको क्या किया, मोड़ करके वापस ऐसे गोल बना दिया, तो चौड़ाई तो यहां आके मिल जाएगी आपस में, इधर वाली चौड़ाई और इधर वाली चौड़ाई दोनों ऐसे घूम करके मिल जाएगी। तो ये तो बेलन की ऊंचाई है, चौड़ाई किस में बदल गई, ऊंचाई में। समझ रहे हो बात को कि भाई यदि एक पृष्ठ है इस प्रकार का सीधा पृष्ठ है, उस पृष्ठ को अपन ऐसे गोल घुमा करके मिला देते हैं ऐसे, तो एक पाइप बन जाता है, पाइप के आकार का बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो वो आयत के आकार का था, सीधा पृष्ठ है तो आयत के आकार का है, तो ये तो है चौड़ाई उसकी और ये है उसकी लंबाई। जैसे इसे घुमा करके अपन ने पाइप बनाया तो वो जो चौड़ाई थी वो पाइप की ऊंचाई हो गई, और जो लंबाई थी वो एक ऊपर से गोल घेरा बन जाएगा, ये वाला गोल घेरा बनेगा, ये वाला गोल घेरा बनेगा, और ये जो गोल घेरा है वो इस वृत्त के अंदर मिल गया अब। और वृत्त का जो बाहरी घेरा होता है इसको कहा जाता है वृत्त की परिधि। इसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो जो लंबाई थी वो तो बन गई वृत्त की परिधि, और जो चौड़ाई थी वो बन गई बेलन की ऊंचाई। समझ गए बात को? ठीक है, तो वो चीज अपन यहां अब सूत्र में काम में लेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, जो आयत की लंबाई थी वो तो परिधि में बदल गई, और परिधि याद करने का सूत्र होता है 2πr। छोटी क्लास में अपन ने वृत्त से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं कि वृत्त में कौन कौन से भाग, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक उसमें त्रिज्या होती है, एक व्यास होता है और एक उसकी परिधि होती है। देखिए यहां बता देता हूं आपको वृत्त की परिधि क्या है, व्यास क्या है। ये मान लीजिए वृत्त, ये इसका केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु है। ये जो घेरा बना है, यदि यहां की बात करूं मैं तो ये है वृत्त की परिधि, ये क्या है, परिधि है। ठीक, और इस केंद्र बिंदु को यदि परिधि से मिला दूं तो ये होती है इसकी त्रिज्या, जिसको r से प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए बात को? और व्यास क्या चीज होता है, यदि इसी त्रिज्या को सामने तक बढ़ा दिया जाए तो ये, अर्थात ये जो पूरी बड़ी रेखा है वो व्यास है। देखिए ये केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से इधर भी एक त्रिज्या है और इधर भी एक त्रिज्या है, दो त्रिज्या मिलकर के एक व्यास का निर्माण करते हैं। ये यहां छोटी छोटी चीजें हैं, यहां काम आएगी, ध्यान रखना पड़ेगा। वृत्त से संबंधित पूरी जानकारी यहां होनी चाहिए। बेलन में आयत और वृत्त दोनों चीज होने चाहिए आपके दिमाग में अच्छी तरह से। आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई चीज होती है, और वृत्त के अंदर कौन कौन सी चीज होती है वो समझ रहे हैं। वृत्त में एक परिधि होती है, ठीक है। वृत्त की ये त्रिज्या, त्रिज्या क्या चीज होती है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा, त्रिज्या। व्यास, जब दो त्रिज्याएं होती है,
कितनी त्रिज्याएं? 2 त्रिज्याएं होती है तो वो होता है व्यास। यह है व्यास। यहां से यहां तक मान लीजिए मैं नाम दे दूं पी क्यू, ठीक है, और केंद्र बिंदु का नाम दे दिया ओ। ओ से क्यू तक ये त्रिज्या है और ओ से पी तक ये भी त्रिज्या है और पी से क्यू तक कंटिन्यू ये है जो व्यास है इसका, ठीक है, और ये है इसकी परिधि। परिधि की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र रहता है विद्यार्थियों 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 होता है, ये छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, ठीक है, इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, हमेशा ध्यान रखना पाई का मान क्या होता है 22/7। या फिर आपको इसका एक मान दिया जा सकता है वो है 3.14। ये तो आपको प्रश्न में जिक्र किया हुआ हो कि भाई पाई का मान 3.14 लेना है, तब आपको 3.14 लेना है। और यदि पाई के मान के बारे में आपको कुछ नहीं कहा हुआ है तो अपन पाई का मान क्या लेंगे? हमेशा 22/7 लेंगे। ये चीज नोट कर लेना कि पाई का मान 22/7, ठीक है। तो ये हो लंबाई थी आयत की, वो तो बन गई वृत्त की परिधि। और जो चौड़ाई थी आयत की, जो चौड़ाई है वो किस में बदल गई थी? बेलन की ऊंचाई में। समझिए यहां, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया आपको कि भाई लंबा पृष्ठ था, उस पृष्ठ को अपन ने गोल घेरा बना दिया, तो ये चौड़ाई थी उस पृष्ठ की और ये पृष्ठ की लंबाई थी। जैसे इसको गोल मोड़ करके पाइप का आकार दिया अपन ने, तो ये जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई उस पाइप में लंबाई का काम कर रही है, या फिर मैं कह दूं ऊंचाई का काम कर रही है। आगे बात समझ, तो ये हो जाएगा ऊंचाई। तो इस प्रकार अपन ने किया, तब जाके अपने को बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र बन गया अपने पास में 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ध्यान दीजिए, ये 2 पाई आर क्या है? वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है। और परिधि किससे बनी? उस आयताकार पृष्ठ की लंबाई से बनी। और ये ऊंचाई किससे बनी? उस आयताकार पृष्ठ के चौड़ाई से बनी, चौड़ाई से ऊंचाई बनी। तो ये सूत्र बन गया अपना बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या हो गया? 2 पाई आर एच। समझना अच्छी तरह से, रटना नहीं है, ठीक है ना। जब आकृति आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो ये सूत्र अपने आप आपको दिमाग में बैठ जाएंगे कि भाई बेलनाकार भाग किससे बना हुआ है? बेलनाकार भाग बना हुआ है आयत से। किससे बना हुआ है? आयत से और 2 वृत्तों से। मैं केवल वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों। किसकी बात कर रहा हूं यहां? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ कौन सा भाग होता है? मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि वक्र पृष्ठ ये जो भाग है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं और नीचे वाला नहीं, ये भाग सम्मिलित नहीं करना, केवल ये जो भाग है वक्र पृष्ठ है। समझ गए? यदि घन घनाभ में बात करें वक्र पृष्ठ कौन से होंगे, तो जो चारों दीवारें हैं वो वक्र पृष्ठ है। उसका बाहरी भाग, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग सम्मिलित नहीं करना, तो वो वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। तो ये है बेलन का वक्र पृष्ठ। आई बात समझ में? अब आपको यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा सकता है दूसरा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या बन गया? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर वृत्त की परिधि है और एच इसकी ऊंचाई है, ठीक। अब आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा सकता है। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? एक तो ये वक्र पृष्ठ है, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। इसमें 3 भाग है। एक तो वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी वृत्त और प्लस ये नीचे वाला वृत्त। तो क्या बन जाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो अब इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये बेलन का अपन संपूर्ण पृष्ठ याद करते हैं। अभी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय एरिया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ किससे बनेगा? एक तो वक्र पृष्ठ से बनेगा, वक्र पृष्ठ प्लस 2 वृत्त। कितने वृत्त भाई? 2 कौन से वृत्त? एक तो ऊपर वाला, देखिए ये 2 वृत्त, एक तो ये वाला वृत्त और एक ये वाला वृत्त, और ये वक्र पृष्ठ। ये सब मिल करके क्या बनाएंगे? संपूर्ण पृष्ठ बनाएंगे। समझ रहे बात को? ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र तो अपन ने यहां पढ़ लिया। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समझ रहे हो ना? याद होगा पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। इसको 2 से गुणा किया तो 2 वृत्त हो गए। अब इन सबको अपन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। अब जोड़े, देखिए 2 पाई आर, यहां भी है 2 पाई आर, है या नहीं है? तो 2 पाई आर को अपन कॉमन ले लेते हैं। ये 2 पाई और आर आ गया कॉमन, कोष्टक के अंदर बचा क्या? एच प्लस, यहां देखिए 2 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, बट इस आर के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब आर 2 बार गुणों में, एक बार तो अपन ने बाहर लिखा है तो एक बार अंदर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। किसके लिए? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
समझ में आई बात? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, 2 पाई आर प्लस कोष्टक h प्लस आर। कैसे बना है अच्छी तरह से समझ लेना। बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल से संबंधित यदि बेलन का कोई प्रश्न बना तो बस ये दो ही सूत्र याद रखने अपने को, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। समझ में आगे विद्यार्थियों? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक अपने को ये दो चीज अच्छी तरह से क्लियर करनी है। तो इसमें नई चीज क्या क्या अपने को देखिए, दो चीज आई, एक तो वृत्त की परिधि आई, एक तो क्या आई, वृत्त की परिधि, और एक आया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज भी आप लिख लेना अलग से, ठीक। वृत्त की परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पीछे ठीक क्लास में अपन पढ़ लिया है, तो ये यहां ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं कि वृत्त की परिधि और वृत्त की क्षेत्रफल। परिधि क्या चीज होती है मैंने बता दिया, ये वृत्त की परिधि है, और क्षेत्रफल जितना ये समतल भाग है पूरा, इसका एरिया कितना है ये क्षेत्रफल होगा, वो ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो 2 पाई आर। ध्यान रखना ये आगे काम आएंगे, शंकु पढ़ोगे तो भी वृत्त आगे आएगा, गोला पढ़ोगे तो भी वृत्त आगे रहेगा। तो ये यहां अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये दोनों चीज वहां आएगी। व्यास क्या होता है, कई बार व्यास कह दिया जाता है, वृत्त का व्यास। व्यास मैंने आपको बताया, जब दो त्रिज्याएं मिल जाती है तो व्यास हो जाता है। कितनी त्रिज्याएं, दो त्रिज्याएं मिलकर के व्यास का निर्माण करती है, तो ये व्यास होता है 2r। दो त्रिज्याएं, कितनी त्रिज्याएं, दो त्रिज्याएं है तो वो व्यास है। कई बार प्रश्न में आपको त्रिज्या न देकर के क्या दिया जाएगा, व्यास दे दिया जाएगा। आपको प्रश्न में ये कहा जाएगा कि बेलनाकार कोई ठोस है जिसका व्यास आपको दे दिया जाएगा, कुछ भी 14 सेंटीमीटर दे दे, 7 सेंटीमीटर दे दे, जो भी दे दे, ठीक है। और फिर आपसे उसमें क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, वक्र पृष्ठ का पूछा जा सकता है, और संपूर्ण पृष्ठ का भी पूछा जा सकता है। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये था बेलन का वक्र पृष्ठ और ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब अपन याद करते हैं बेलन का आयतन। नोट डाउन कर लेना प्रत्येक चीज, ठीक। बेलन का आयतन, पिछली क्लास यदि किसी ने देखी है तो आयतन से संबंधित प्रश्न में आयतन कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज अच्छी तरह से, ठीक है ना, पिछले पार्ट में अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो यहां भी ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। अब अपने को बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो पीछे वाली बात थोड़ा रिवाइज कीजिए कि भाई आयतन कैसे ज्ञात करते हैं अपन। आयतन ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया था कि भाई जो भी ठोस आपको दे दिया जाता है उसका जब आयतन पूछा जाता है तो जो आधार है उस आधार के क्षेत्रफल को उसके ऊंचाई से गुणा करना होता है। किससे? आधार का जो क्षेत्रफल है, जो भी आकार है, यहां बेलन है तो बेलन के आकार होगा, जो आधार किसके आकार का वो अपने को देखना है। कल और परसों जो भी क्लासें थी पिछली, अपन उसमें पढ़ रहे थे घन और घनाभ पढ़ रहे थे ना, तो घन और घनाभ का आधार था, घन में था वर्ग के आकार का, घनाभ में था आयत के आकार का। तो यहां बेलन है तो बेलन में आधार किसके आकार का होगा, ये वृत्त के आकार का। समझ गए? तो वृत्त के क्षेत्रफल अर्थात जो आधार का क्षेत्रफल है उसको ऊंचाई से गुणा करना है, अपना बन जाएगा आयतन। कुछ नहीं करना है, बस इतना आसान। आयतन से संबंधित यदि प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े से प्रश्न और यदि डीप बनाने की कोशिश करेंगे तो चीज मैंने बताई आपको, तो कभी एक भाग को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा या फिर उन छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा भाग बनाएगा। एक तो चीज वो, ठीक। दूसरी चीज प्रश्न बनाए तो क्या बनाएगा कि भी उस ठोस में या फिर उस जो भी पात्र दे दिया जाएगा उसमें पानी की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है, भी उसमें कितना लीटर द्रव आएगा, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इससे ज्यादा प्रश्न डीप नहीं बनाएगा अपना, ठीक है। चलिए, क्योंकि L1 की बात कर रहे हैं अपन, तो L1 में 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है और सिलेबस में आपको ये जो क्षेत्रमिति दे दी गई है, तो यहां 8वीं लेवल का या फिर 10वीं तक का लेवल का, और मैं 10वीं तक के पूरे लेवल को आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो भी पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर पूरा अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा रहा हूं। यहां इससे बाहर प्रश्न कहीं जाने की संभावना नहीं है, बस केवल और केवल अपने को जरूरत रहेगी तो प्रैक्टिस की रहेगी। इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा अपन हल करेंगे तो ये क्षेत्रमिति है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे प्रश्न गलत होने के बिल्कुल न के बराबर चांसेस रहते हैं, और इसका प्रश्न है तो ज्यादा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न नहीं बनते, इसमें सीधे प्रश्न बनेंगे, ठीक। आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी, बस यदि प्रैक्टिस अच्छी है तो प्रत्येक प्रश्न आपसे
हल हो जाएगा। ठीक, अब अपन बेलन के आयतन की बात करते हैं। तो बेलन के आयतन के लिए मैंने बताया था कि भाई ठीक है, इसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है। तो इसका आधार किसके आकार का? वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और गुणा किससे करेंगे? इसके ऊंचाई से। ठीक, बस बन गया सूत्र। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसको गुणा किससे करना? ऊंचाई से। ये सूत्र बन गया पाई आर स्क्वायर एच। किसके लिए? बेलन का आयतन। कोई दिक्कत किसी की है ही नहीं ना कि भाई बेलन का जब आकार अपने को दिमाग में है कि भाई बेलन किसके आकार की होती है, कि बेलन ठीक है ना भाई, बेलन में नीचे वाला भाग वृत्त के आकार का होता है और ऊपर वाला भाग भी वृत्त के आकार का होता है। जो बीच में वक्र पृष्ठ होता है वो एक आयत से बना होता है। किससे? आयत से बना होता है। ठीक, आयताकार कोई पृष्ठ है, इसको अपन ऐसे घुमा करके मोड़ देते हैं तो एक पाइप का आकार बन जाता है। बनता नहीं बनता है? कभी आपने चार्ट ले लिया होगा, बाजार से मार्केट से चार्ट खरीदते हैं तो दुकानदार या फिर अपन खुद उसको सुरक्षित लाने के लिए क्या करते हैं? उसका एक रोल बना देते हैं। बनाते रोल, तो वो एक पाइप का आकार बन जाता है। बनता कि नहीं बनता? तो उनकी चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई घूम करके मिल जाती है तो वो हो जाती है उसकी ऊंचाई के रूप में। ठीक है, और जो लंबाई थी वो गोल घेरा बन जाएगी और वो होती वृत्त की परिधि। तो ये था बेलन का आयतन ज्ञात करने का। आयतन में क्या है? आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना, अर्थात पाई आर स्क्वायर को एच से गुणा किया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो ये था बेलन का आयतन। आगे बात समझ में, बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ लिया और बेलन का आयतन। ये तीन प्रकार के सूत्र बनते हैं और तीनों प्रकार के सूत्र मैंने आपको बेलन से संबंधित अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। अब अपन बेलन से बनने वाले प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, उन प्रश्नों को कुछ एक प्रैक्टिस के लिए 2-4 प्रश्न हल करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब आपको बेलन के प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या किया जाएगा? जैसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि भाई एक बेलनाकार ठोस है जिसकी त्रिज्या आपको दे दी जाएगी और ऊंचाई आपको दे दी जाएगी। त्रिज्या और ऊंचाई दे करके फिर आपसे क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेलनाकार ठोस जिसमें r बराबर, r का मतलब त्रिज्या, r बराबर आपको मान दे रखा है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दे दे। कितना दे दिया भाई? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपको दे दिया जाए 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कुछ भी दे सकते हैं मान, ठीक है ना भाई, संख्यात्मक मान तो वो कुछ भी दे सकते हैं। अपन प्रश्न को हल करने के लिए ये मान अपन ने 7 और 14 ले लिया। अब आपसे इससे पूछा जा रहा है प्रश्न में, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय एरिया, ठीक, दूसरा आपसे पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय एरिया और तीसरा आपसे पूछ ले आयतन। ये तीनों चीज एक साथ क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो अभी अपन ने समझ लिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन क्या चीज होती है। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? मैंने आपको बताया जो बाहर गोल घेरा था वो है वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ के सूत्र याद क्या था भाई? 2 पाई आर एच। ये है परिधि वाला भाग और ये है ऊंचाई वाला भाग। ठीक, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ याद करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। कैसे बना था अच्छी तरह समझे अपन, ठीक है ना? एक वक्र पृष्ठ और 2 वृत्त मिल करके संपूर्ण पृष्ठ बना रहा था, तो वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त दोनों को जोड़ा तो ये रूप बन गया। ठीक है, और आयतन याद करना है तो आयतन में क्या होता है कि आधार के क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है? वृत्त के आकार का, तो आधार के क्षेत्रफल को गुणा किससे करना है? ऊंचाई से गुणा करना है। तो ये बेलन का आयतन सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यदि सूत्र को समझ आए तो रटने की जरूरत नहीं है, भूलोगी भी नहीं कभी। सूत्र रटने की कोशिश करोगे भूल जाओगे। ये रटाफिकेशन यहां नहीं चलेगा, यहां समझना अच्छी तरह से। ठीक है, अब अपन याद करते हैं इनका भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कर रहे हैं यहां। फिर याद कर रहा हूं वक्र पृष्ठ का एरिया, वक्र पृष्ठीय एरिया सूत्र क्या है? 2 पाई आर एच। मान रख देते हैं यहां, ये तो 2 है, संख्यात्मक मान ही है। 2 और पाई के बीच में कोई चिन्ह नहीं, किसका चिन्ह है? गुणों का। पाई, पाई का मान मैंने आपको बताया कितना भाई? 22/7। ये 22/7। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना? चलिए, इंटू आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, और त्रिज्या आपको ठोस की दे रखी है, वो कितनी दे दी मैंने? 7 सेंटीमीटर। इंटू एच, एच का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी दे रखी है बेलनाकार भाग की? 14 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी के
होनी नहीं चाहिए। चलिए अब अपन क्या है, संख्या यदि कट रही है तो काट देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहां आपको बस केवल कैलकुलेशन है, आपकी गणना है वो सही करनी है, उसको ध्यान से करना है, बाकी कहीं गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, ये 7 है, 7 को काट रहा है, कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 × 22 × 14, 2 × 22 करें तो ये हो गए 44, 44 × 14, 14 चौक 56, ये 6 असल के 5, 14 चौक फिर 56, 56 और 5 61, ये आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर क्या बन गया, बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का एरिया कितने बन गया, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, इकाई सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाया। पिछली क्लास में अच्छी तरह से चर्चा कर चुका हूं कि भाई स्क्वायर कब लगता है, घात 3 कब लगती है और घात कभी लगती नहीं है, वो कब होता है, वो चीज अच्छी तरह से पिछली क्लास में समझाया हुआ है। यदि ठीक है नहीं देखी है तो वो एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ याद करने का सूत्र क्या है, 2πr कोष्टक h प्लस r, 2πr कोष्टक h प्लस r। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते रहोगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा, ये समझ लिया है आपने। ठीक है, तो यदि कम समय बचत करना है तो इसको थोड़ा याद भी तो रखना पड़ेगा। तो ये 2πr कोष्टक h प्लस r, 2πr कोष्टक h प्लस r। कैसे हल करेंगे देखिए, मान रख रहा हूं, यहां रख रहा हूं, ठीक है ना इसको। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7 कोष्टक h का मान 14 प्लस r का मान 7। कोई दिक्कत है यहां तक विद्यार्थियों, नहीं है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए 2 का तो ये 2 था, पाई की जगह 22/7 रख दिया, r की जगह 7 रखा है, कोष्टक का कोष्टक लगा दिया, h का मान 14, ऊंचाई 14 दे रखी थी और प्लस r का मान 7 दे रखा, तो ये 7 लिख दिया। बस केवल सूत्र में मान रखा है मैंने। समझ आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए यदि अच्छी तरह समझ में आ रही है तो अपन आगे बढ़ रहे। देखिए आगे कि यहां संख्या जो कट रही थी, जैसे मैंने यहां 7 7 काटा तो यहां कट रही है, वो काट देते हैं अपन। ये 7 7 को काट रहा है, 22 × 2 किए 44, ठीक, कोष्टक 14 प्लस 7 किए 21। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं, पहले कोष्टक के अंदर जो भी स्टेप था, मैंने पिछली क्लास में बोर्ड मास के नियम को समझाया। बोर्ड मास का नियम गणित के अंदर गणना करते वक्त ये ध्यान रखना है कि भाई बोर्ड मास के नियम के अनुसार करनी है, ठीक है ना, गणना उस हिसाब से ही करनी है। चलिए 14 प्लस 7 की 21 हो गए, 21 को बाहर 44। अब कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो मैंने आपको बताया कोष्टक हटा देंगे और चिन्ह किसका लग जाएगा, गुणों का। समझ गए बात को। अब 21 को किससे गुणा करना है, 44 से गुणा करना है। तो 21 चौक 84 हासिल के 8, 21 चौक 84 और 8 92, ये हो गए 924 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, वर्ग सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि अपन ने ज्ञात क्या किया है, क्षेत्रफल ज्ञात किया, एरिया ज्ञात किया, संपूर्ण पृष्ठीय एरिया ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। यहां हो गया 616, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो था क्षेत्रफल से संबंधित। अब आपने को इस प्रश्न में आयतन भी पूछा गया है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं, आयतन कितना होगा, क्या होगा। आयतन ज्ञात करने का सूत्र πr² h। आयतन क्या चीज होती है, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना। दिमाग में रह जाएगी नहीं बात, ठीक है। तो ये है πr² h। पाई का मान विद्यार्थियों 22/7, वेरी गुड। r का स्क्वायर दे रखा है, r कितनी है भाई 7, r का स्क्वायर का मतलब 7 × 7। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इंटू h का मान कितना है 14। कोई समस्या किसी के नहीं है ना। तो ये 7 7 को काट रहा है, समझ गए बात को। 22 × 7, 22 7 154 × 14, कोई दिक्कत नहीं। 14 × 4, 14 चौक 56 असल के 5, 14 × 5, 14 5 70, 70 और 5 75 असल के 7, 14 एकम 14 और 7 21, ये आ गया 2156। इकाई किस में, सेंटीमीटर में। और इसके ऊपर घात कितनी लगाऊंगा, 3। क्यों लगाऊंगा 3 भाई, क्योंकि अपन ने ज्ञात किया है, वो क्या चीज ज्ञात की है, आयतन ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है, आयतन। ये घात 3 कब लगती है, घात 2 कब लगती है, ये उस बंदे को तो अच्छी तरह से समझ में है जिसने पिछली क्लासें अच्छी तरह से देख ली है। और यदि अभी तक समझना है तो वो पिछली क्लासें एक बार जरूर देख लें,
ठीक है, पूरी क्षेत्रमिति को समझने के लिए आप पार्ट 1 से लेकर के कंटिन्यू जितनी भी चल रही है, मैं पूरा सिलेबस अच्छी तरह से करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप वहां जाकर के कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल पे, आपको अच्छी तरह से पूरी मैथ समझ में आ जाएगी, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये था आयतन से संबंधित प्रश्न, जिसमें बेलनाकार भाग की त्रिज्या आपको दे दी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी 14 सेंटीमीटर। यदि उसका वक्र पृष्ठ पूछे तो ये तरीका, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो ये तरीका, और यदि उसका आयतन पूछा जाए तो ये तरीका। कोई दिक्कत है किसी के? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज अपन ने समझ ली। अब क्या कर सकता है एग्जाम प्रश्न में, इसमें आपको कि ये जो चीज अपन ने ज्ञात की है ना, वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, आयतन है, इस त्रिज्या और ऊंचाई की जगह अपने को यह चीज दे देगा और फिर आपसे प्रश्न में त्रिज्या और ऊंचाई पूछी जा सकती है। समझ रहे हो बात को, कि आपको प्रश्न में यह कह दे कि एक बेलनाकार ठोस है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये दे दे, और फिर आपसे पूछा जाए कि भी उसकी त्रिज्या क्या होगी, या फिर पूछ ले ऊंचाई क्या होगी। आगे बात समझ, या फिर आपको इसमें पूछ ले कि एक बेलनाकार ठोस जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगी। समझ गए बात को? तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न बना देते हैं कि भाई किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न में आपको मैं दे रहा हूं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे करके फिर बेलन की ऊंचाई पूछी जा रही है। आपको यह कह दे जाए कि बेलन की त्रिज्या है वो त्रिज्या दे दी, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। कितनी दे दी भाई? त्रिज्या दे दी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दी, वक्र पृष्ठ एरिया है जो आपको ये दे दे इस प्रकार 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये दे दिया आपको। एक बेलनाकार ठोस है जिसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 308 सेंटीमीटर है। अब इस बेलनाकार भाग का आयतन ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना विद्यार्थियों? आयतन ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपको अच्छी तरह से पता है ना, समझ गए भाई। आयतन ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि भाई पाई आर स्क्वायर एच करना है, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है। ठीक है, तो अब प्रश्न को हल करने के लिए आप सीधे मान रखो पाई का मान 22/7, आर का मान तो दे रखा है। अब ये ऊंचाई है क्या इसमें दी हुई? नहीं है ना, तो पहले ऊंचाई का पता करेंगे, और वो ऊंचाई का पता करेंगे किससे? इस चीज से। ठीक, यदि पिछली क्लास में आपको देखी है तो वहां आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी प्रश्न के अंदर दिए गए प्रश्न में ऐसी राशि दे दी जाए, ऐसा मान दे दिया जाए और जिसका सूत्र आपको पता है। प्रश्न में क्या दिया? बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, और बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अपने को पता है या नहीं है? तो उसको क्या करना है, इस मान को सूत्र के बराबर रखना है। किसके सूत्र के? जो मान किसका दिया है? बेलन के वक्र पृष्ठ का दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसके बराबर इस मान को अपन रखेंगे। ठीक है ना, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2πr/h। इसके बराबर किसको रखेंगे? इस 308 को। बात समझ आई विद्यार्थियों आपको? भाई ऐसी राशि जो मान आपको जिसका सूत्र पता होता है, ये जो 308 है वो क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी अपने को पता है। तो इस राशि को इसके सूत्र के बराबर रखेंगे। ये है 2πr/h, ये भी तो क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है, और ये उसका मान दे रखा है। ठीक, अब क्या करेंगे अपन? इसमें मान रख देंगे जिसका अपने को पता है। भाई ये दो तो संख्यात्मक मान ही है। 22 का मान अपने को, सॉरी पाई का मान 22/7, और आर का मान भी अपने को पता है। आर का मान कितना दे दिया? 7, और एच का मान अपने को पता नहीं है, तो एच का मैं एच ही रख देंगे। बराबर कितना रख दिया भाई? 308। कोई दिक्कत है किसी के? नहीं है ना। चलिए, ये 7 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब संख्या देखिए, मैं समय बचत करने के लिए यहां सीधा संख्या काट रहा हूं। इस चीज को समझ लेना अच्छी तरह से कैसे संख्या कटती है। आज दिन तक आपने यही समझा कि भाई संख्या इस प्रकार यदि हर में है तो अपन ऐसे काटते थे, 22 का पाड़ा बोल करके ऐसे संख्या काटते कि भाई 22 एकम 22, 22 एकम 22, ये 30, 8 बच गए, 22 चौके 88, 14 बार कट जाता है ऐसे।
करता नहीं करता है। तो यहां क्या है कि एक स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, फिर हर में जाएगी संख्या, फिर अपन संख्या को काटेंगे, तो वहां समय थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो इस स्थिति में आपको संख्या को काटना है, तो कैसे काटेंगे? देखिए मैं इस 22 को, इस 308 को यहीं काट रहा हूं। तो यहां एक चीज ध्यान में क्या रखनी है आपको कि भाई दोनों संख्याओं का पक्ष अलग अलग है। देखिए एक बराबर से उधर है और एक बराबर से इधर है, दोनों का पक्ष अलग अलग हो गया। तो अब संख्या क्या होनी चाहिए? ये भी अंश में होनी चाहिए और ये भी अंश में होनी चाहिए। अंश और हर नहीं कटेगा। अब यहां ध्यान रखना, ये अंश और हर तो यहां कट गया, एक ही पक्ष में थे, इसलिए समझ रहे बात को? ठीक है। अब जब यदि डायरेक्ट यहां संख्या काटना चाहते हो तो ये भी संख्या अंश में और उधर वाली संख्या ये भी अंश में, तो आप अंश अंश से काट सकते, ठीक। और यदि हर में इधर संख्या और इधर भी हर में कोई संख्या, तो हर से हर काट सकते हो आप ऐसे। ये समय बचत करना है। यदि समझ में आ रही है तो ऐसा करना है, यदि समझ में नहीं आ रही है तो अपना ज्यादा मास्टरमाइंड नहीं बनना भाई, ठीक है। 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे और क्या है, प्रश्न गलत नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। ध्यान रखना, प्रश्न आते हुए यदि ऐसे मास्टरमाइंड लगाया तो फिर कहीं गलत ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति नहीं करनी है। बट आप यदि अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, ऐसे 5-7 संख्याओं की इस प्रकार काटने की कोशिश करोगे, तो फिर आपके कहीं गलत होने कोई चांसेस नहीं रहेगा। देखिए 22 को मैं काट रहा हूं, 22 को 308 से काटा, तो 22 एकम 22 इधर तो कट गए पूरे, और इधर 22 का भाग 30 में गया एक बार, केवल 30 में, ठीक है। शेषफल बचा 8, 8 के साथ 8 उतारूंगा, क्या बन गया 88, 22 चौक 88। कोई दिक्कत किसी के? 22 ने 308 को काट दिया 14 बार। अब ये 2 है, ये भी 14 को काट देगा, 2 एकम 2, 14 को कितनी बार काट दिया? 7 बार काट दिया। इधर क्या बचा है? संख्या तो सारी कट गई, बचा कौन? h। इधर कौन बच गया? 7। इसका मतलब h का मान कितना आ गया? 7। h क्या है? ऊंचाई है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई मिल गई अपने को, मिले ना ऊंचाई। अब देखिए अपने को ज्ञात क्या करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है विद्यार्थियों? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर दे रखी है ऑलरेडी 7 × 7। एच का मान भी अपने पास में आ गया, कितना आया? 7। कोई दिक्कत है किसी के? नहीं है ना, चलिए ठीक है। ये 7 से 7 कट जाएगा, कट गया ना। अब 7 × 7 × 22, 22 × 7 करूं तो 154, इंटू किससे करना है? 7 से। तो ये 7 चौक 28, शेष बचे 2, 7 पंजे 35 और 2 37, शेष बचे 3, 7 एकम 7 और 3 10, ये हो गया 1078 घन सेंटीमीटर। बात आ गई समझ में? आपको इस प्रकार भी प्रश्न दिया जा सकता है। यहां क्या किया कि प्रश्न ने आपको ऊंचाई नहीं दी, प्रश्न ने ऊंचाई नहीं दी, उसकी जगह क्या दे दिया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, और पूछ क्या लिया? आयतन पूछ लिया। तो ऐसे प्रश्न आपसे घुमा करके पूछे जा सकते हैं। भाई यहां मैंने वक्र पृष्ठ दिया, आपको प्रश्न संपूर्ण पृष्ठ दे सकता है। कई बार प्रश्न में आयतन दे देंगे। क्या दे देंगे? आयतन दे देंगे, फिर वक्र पृष्ठ पूछ सकते हैं। समझ गए बात को? ठीक। यहां त्रिज्या दी मैंने, त्रिज्या न दे करके ऊंचाई दे देते, फिर त्रिज्या भी अपने को इस प्रकार ज्ञात करनी हो तो ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न यदि बेलनाकार भाग के पूछे जाते हैं कि भाई आयतन से संबंधित हो, चाहे वक्र पृष्ठ से संबंधित हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का ये तरीका रहेगा अपना। आगे बात समझ में? ठीक है। अब ऐसा ही प्रश्न आपको मैं एक ठोसों को तोड़ करके दूसरे ठोस में बदलने से संबंधित कुछ एक प्रश्न दे देते हैं। पर यदि ठीक है ना, ठोस का ठोस में रूपांतरण वाला प्रश्न आया ना, तो इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न नया जोड़ सकते हैं, वो थोड़ा अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि पहले उसमें शंकु समझना जरूरी है अपने को। शंकु समझ करके फिर बेलन को समझेंगे ना, तो वहां प्रश्न ज्यादातर इस प्रकार के बनते हैं कि बेलन को तोड़ करके शंकु में बनाना चाहता है, या फिर बेलनाकार भाग को तोड़ करके गोला बनाया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को अपन अगली क्लास में पहले शंकु और गोला को अच्छे तरह से समझ लेते हैं, फिर अपन प्रश्न हल करेंगे कि भाई बेलनाकार भाग का गोला कैसे बनाया जाता है। जैसे एक प्रश्न आपको बता देता हूं उदाहरण के रूप में, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। आपको यह कह दिया जाएगा कि कोई एक तार है, तांबे का तार कह दे, ठीक, लोहे का तार कह दे, उस तार को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनानी है। क्या बनानी है? छोटी छोटी गोली बनानी है। तो आपको उस गोलियों की संख्या पूछ लेंगे या फिर गोली की त्रिज्या पूछ लेंगे, और उस तार की लंबाई और ऊंचाई आपको लंबाई दे दी जाएगी, त्रिज्या दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न जब गोलियों को अपने को समझना है तो उससे पहले अपने को गोले का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक। क्या करना पड़ेगा? गोले का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज को समझें, उससे पहले अपन थोड़ा बेलन और शंकु और गोला पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन ठोसों का रूपांतरण से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठोसों का रूपांतरण का मतलब आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया है कि भाई एक ठोस को तोड़ करके नए ठोसों में बदलना, छोटे भागों में बदलना, या फिर सबको जोड़ करके एक बड़ा भाग बनाना। तो यह है ठोस का रूपांतरण।
रूप का अंतरण कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहां क्या किया जाएगा, बेलनाकार भाग को पिघला करके या फिर उसको तोड़ करके कुछ न कुछ नया रूप दे दिया जाएगा। घन बना सकते हैं, घनाभ बना सकते हैं, बेलन से वापस छोटी छोटी बेलने बनाई जा सकती है, शंकु बनाया जा सकता है और छोटी गोलियां या फिर गोला बनाया जा सकता है। तो ऐसी आकृतियां अपन शंकु और गोले को समझने के बाद में अपन ठोसों के रूपांतरण संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब आपको प्रश्न एक ले लेता हूं पानी की मात्रा से संबंधित। ठीक है, एक बेलनाकार ठोस की जगह मैं मान लूं बेलनाकार पानी की टंकी। क्या मान लिया, टंकी। ठीक, उस टंकी का आपको व्यास दे दिया जाए, मान लीजिए विद्यार्थियों व्यास दे दिया 7 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर व्यास दे दिया। संख्या आपको कुछ भी दे रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने व्यास 7 सेंटीमीटर लिया है तो वहां 14 सेंटीमीटर दे सकते हैं। मैं 14 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ठीक है, या फिर मैं 21 सेंटीमीटर मान लेता हूं, कुछ भी मान लेते, ठीक है ना। चलिए व्यास दे दिया आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आपसे उसकी ऊंचाई दे दी जाए। क्या कर दिया, ऊंचाई आपको दे दी गई है कि ऊंचाई इस प्रकार दे दी गई 100 सेंटीमीटर ऊंचाई। कितनी दे दी, 100 सेंटीमीटर ऊंचाई है। एक बेलनाकार टंकी है जिसका व्यास आपको दे दिया 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी 100 सेंटीमीटर। अब इससे आपसे पूछा क्या जा सकता है कि भाई उस टंकी में पानी की मात्रा पूछी जा सकती है। पानी की मात्रा किसमें, लीटर में। ठीक है, चलिए अब पानी की मात्रा ज्ञात करनी है अपने को। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है कि जब भी इस प्रकार द्रव की मात्रा पूछी जाती है, किसकी मात्रा पूछी जाए, द्रव की मात्रा पूछी जाए, तो उस समय भी अपने को आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, यदि ठोस का रूपांतरण हो तो भी आयतन, यदि इस प्रकार द्रव की मात्रा उसमें पूछ ले भाई कितना द्रव आएगा उसमें, तो भी अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो यहां पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, अर्थात द्रव की मात्रा ज्ञात करनी, तो उससे पहले अपने को इस टंकी का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो आयतन ज्ञात करें पहले इस टंकी का। तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र आज की क्लास में पढ़ा अपन ने, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, देखिए ये आधार का क्षेत्रफल है और इसको ऊंचाई से गुणा किया, बात दिमाग में है ना। ठीक, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। बट आपको प्रश्न में कहीं त्रिज्या दे रखी है क्या, नहीं दी है ना, नहीं दी है, तो फिर क्या दे दिया, व्यास दे दिया। तो व्यास से त्रिज्या कैसे ज्ञात करें। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि व्यास क्या चीज होती है भाई, व्यास होती है वो 2 त्रिज्याएं होती है। कितनी होती है, 2 त्रिज्याएं होती है। ठीक है, अब व्यास 21 है तो इसको मैं त्रिज्या के रूप में लिखना चाहूं, मतलब मुझे आर का मान चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके 2 भाग कर दूंगा, मतलब 21/2 लिख दूंगा। इस व्यास में 2 त्रिज्या है तो अब 2 का भाग दे दिया तो 1 त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना, ये किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। 21/2 व्यास दे दे, त्रिज्या आपको करनी है तो उसमें 2 का भाग लगा तो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मुझे त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या कितनी होगी भाई, 21/2 इंटू 21/2, 2 बार लिखना है क्योंकि आर का क्या है, स्क्वायर है, और गुणा करना है एच से। एच क्या है, ऊंचाई है वो कितनी है, 100। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे, ये 2 दूने 4 गुणा कर लिया, 4 काट रहा है 100 को कितनी बार, 25 बार। दिक्कत किसी के नहीं है। 7 काट रहा है 21 को, 7 एकम 7, 7 3 21। समझ में आ गई बात भाई, जो मैंने संख्या काटी है वो समझ में आ रही है ना भाई। 2 × 2 किया 4 हो गए, 4 को मैंने सीधा 100 को काट दिया, 4 100 को काटेगा 25 बार, 25 चौके 100 होते हैं। ये 7 है जो 21 को काट रहा है 3 बार। अपने पास में संख्या बची 22 × 3 × 21 × 25। कोई समस्या किसी के नहीं है ना। चलिए 22 × 3 फिर गुणा 21 फिर गुणा 25 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, गुणनफल देख लेते हैं अपन। 22 थी 66, 66 × 21 × 25, समझ गए। 22 को 3 से गुणा किया 66 और ये 21 और गुणा 25। अभी तक संख्या में केवल 1 गुणा किया है। अब 21 को 66 से गुणा करना है। 21 को 66 से गुणा करिए, देखिए 66 × 21, ये 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 18, असल की 1, 6 दूना 12 और 1 13, 1386। 6 का 1 से 6 एकम 6, सीधे गुणा कम समय में, ठीक है ना। फिर 6 को 1 से इस प्रकार तिरछा गुणा, देखिए पहली संख्या तो मैंने लिखी है वो इन दोनों को गुणा करके लिखी है, ठीक। फिर अब अगली संख्या लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 को 1 से करेंगे, 2 को 6 से करेंगे। तो 6 को 1 से किया 6 और 2 को 6 से किया 12,
ये 6 और ये 12, 12 और 6 जोड़ करके कितने हो गए 18, 18 का क्या लिखा 8, हंसल की 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे 6 इंटू 2 12, 1 हंसल वाला 13, 1386। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। अब इसका गुणा किससे करना है, 25 से गुणा करना है, तो ये 25 से भी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 25 छक्के 150, 0 हंसल की 15, 25 आठे 200, 200 और 215 वो 215, हंसल की 21, 25 थी 75, 75 और 21 96, हंसल की 9, 25 से कम 25, 25 और 9 34। ये हो जाएगी संख्या इसकी जो 34,650, 34,650। अब 34,650 है क्या, इकाइयां किस में थी, सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब ये भी तो है सेंटीमीटर। ठीक, फिर सेंटीमीटर है क्या, याद क्या किया अपन ने, आयतन ज्ञात किया, तो ये घन सेंटीमीटर है विद्यार्थियों, क्या है, घन सेंटीमीटर है। आयतन की इकाई हमेशा घन इकाई होती है, तो 34,650 घन सेंटीमीटर है। अब रही बात, ये आयतन तो आ गया, पर प्रश्न तो आपको क्या पूछ रहा है, पानी की मात्रा पूछ रहा है। पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, तो पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपने को इस आयतन को लीटर में बदलना है। आयतन को किस में बदलना भाई, लीटर में बदलना है। तो आयतन को लीटर में कैसे बदलेंगे वो देखिए। यदि पिछली क्लास देखी है तो आयतन को लीटर में बदलना मैंने अच्छी तरह से वहां समझाया। यदि नहीं देखी है तो आप एक बार पिछली क्लासों को देख लेना कि भाई आयतन को लीटर में कैसे बदलते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है कि भाई जहां एक घन मीटर होता है वहां होता है 1000 लीटर। समझ गए, एक घन मीटर में 1000 लीटर और 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर। ये दोनों चीजें का ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। भी 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, ये पिछली क्लास में भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि 1000 घन सेंटीमीटर होता हुआ 1 लीटर होता है। अब अपने पास में जो इकाई है वो किसमें है, घन सेंटीमीटर में ना, तो ये घन सेंटीमीटर वाली को बदलना है किसमें, लीटर में। अब 1000 को 1 में बदलना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इस 1000 को 1 में बदलना है, तो 1000 में 1000 का भाग दूं ताकि एक बार आएगा नहीं आएगा, तो 1000 में 1000 का भाग लगाएं तो 1 आता है। तो अपने क्या करना है, जो घन सेंटीमीटर उसमें लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। तो लीटर में मान चाहिए अपने को, तो पानी की मात्रा बराबर ये हो जाएगी 34,650 बटे 1000 लीटर। ठीक, अब 1000 का भाग लगाएं तो अपना भाग कितनी बार चला जाएगा भाई, यहां भाग देने की जरूरत नहीं है कि जितने हर में शून्य है उतने अंक दाईं तरफ से छोड़ करके पॉइंट लगा देना। तो 3 शून्य है तो तीनों को छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, ये 34.650। 3 कौन से, दाईं तरफ से छोड़ने, बाईं तरफ से नहीं, ध्यान रखना इधर पीछे छोड़ना, 1 2 और 3, ये तीनों छोड़ करके पॉइंट लगा दिया, तो 34.65 लीटर। ये हो जाएगा विद्यार्थी अपना आंसर। ठीक है, 34 लीटर और 650 मिलीलीटर, ये हो जाएगा पानी की मात्रा। ठीक, ये था बेलन का आयतन से संबंधित। यदि बेलनाकार भाग टंकी देकर के फिर पानी की मात्रा पूछी जाए तो इस प्रकार प्रश्न को हल करना है। ये इकाई अच्छी तरह से नोट कर लेना, इकाई परिवर्तन करने वाली। यहां से प्रश्न आपके 100% प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ठीक है, या तो आपको घन या घनाभ के आकार की टंकी दे देंगे, पानी की मात्रा पूछी जा सकती है, या फिर बेलनाकार टंकी देकर के पानी की मात्रा पूछी जा सकती है। ठीक, आगे शंकु और गोले के आकार की कोई टंकी न देकर के ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, कम चांसेस रहेंगे, बिल्कुल नए के बराबर। यहां प्रश्न यदि टंकी से संबंधित बना तो घन, घनाभ या फिर बेलन के आकार से बनेंगे। अच्छी तरह से प्रश्न को समझ लेना यहां। ठीक है, वीडियो को एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा देख लेना। ठीक, समझ लेना अच्छी तरह को। तो ये थे अपने बेलन से संबंधित प्रश्न, जिसमें क्षेत्रफल में 2 भाग थे, एक बेलन का वक्र पृष्ठ और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन। ठीक, समझ लिया अच्छी तरह से सूत्र कैसे बने, प्रश्न कैसे बन सकते हैं, हल कर लिया अपन ने। अब इससे ज्यादा प्रश्न प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है कि इसी जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न मिल जाएंगे। तो वहां से आपको प्रश्न प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्रैक्टिस के लिए प्रश्न वहां हल करने हैं। यदि हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और हो जाएंगे 100% यदि इसको समझाए तो वो प्रश्न हल हो जाएंगे। नहीं होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप उस समस्या को मुझे बता देना कि भाई इस प्रश्न में मेरी समस्या थी, समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वापस समझा दूंगा उसको। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक, आगे की क्लास अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे। बेलन से संबंधित बेलन का एक भाग बचा हुआ है, खोखला बेलन, तो उसको भी थोड़ा समझ लेंगे, फिर शंकु और गोला लेंगे। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से इसको अध्ययन करना। ठीक विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल।